ट्वेल्व क्लास में 464 मार्क्स बिहार बोर्ड से, जिनका कंप्लीट बैकग्राउंड हिंदी मीडियम रहा। आज जानेंगे इनसे पूरा हम लोग स्ट्रेटजी, एग्जाम की तैयारी का क्या स्ट्रेटजी इनका था, शुरू से क्या रहा है। सबसे पहले स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और बाकी जो आप लोग को भी कंफ्यूजन होगा आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक, सब्जेक्ट वाइज। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम आदर्श राज है, मैं पसौर का निवासी हूँ। मेरे पिता का नाम हरेंद्र कुमार सिंह है, मैं किसान हूँ। पिताजी क्या करते हैं? खेती करते हैं। खेती करते हैं, ठीक। तो सबसे पहले तो बताइए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। अनुमान किए थे कि इतना मार्क्स आ है। जाएगा? यस सर। तैयारी था? यस सर। अच्छा। और मैंने सुना कि शायद आपको टॉपर वेरिफिकेशन में भी बिहार बोर्ड से कॉल आया था। यस सर। तो गए थे वहाँ? यस सर। चलो, वहाँ पर कुछ क्वेश्चन वगैरह पूछा गया होगा। यस सर। 10th में आपके कितने मार्क्स थे? 458। 458। 10th में भी 458 था, अच्छा मार्क्स था। और इस बार और ग्रोथ किया। और चूंकि हमारे ये स्टूडेंट 2 साल रहे हैं तो पूरे क्लास में हमने इनको अनुभव किया है, इनके डिसिप्लिन को, इनके मेहनत को, इनके जज्बे को, और इनके थोड़ा सा कम बोलने वाली प्रवृत्ति को हम लोग बढ़िया से अनुभव किए। बाकी के सब्जेक्ट में भी ये बताएंगे। इंग्लिश में इनका 96 मार्क्स है, फिजिक्स में 98 है, मैथ्स में भी 98 है, हिंदी में 89 है, और केमिस्ट्री में 83 है। आवाज इनका सही से आ रहा है? खूब क्लियर से थोड़ा बोलिएगा, थोड़ा सा बोल देते। और आज कंप्लीट स्ट्रेटजी बताना होगा ताकि बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनको दिक्कत ना हो। सबसे पहला बात कि डर रहता है कम हिंदी मीडियम से हैं तो अच्छा मार्क्स आ पाएगा कि नहीं। और आदर्श राज आपके सामने सबसे बड़े उदाहरण के रूप में है कि कंप्लीट बैकग्राउंड जिसका हिंदी ही रहा हो, हिंदी मीडियम ही रहा हो, उनका मार्क्स 464 भी आ सकता है साइंस स्ट्रीम से भी। ठीक, कोई मन में डाउट हो आप लोग को? हिंदी हिंदी मीडियम था, हिंदी मीडियम। तो कौन सा बुक फॉलो किए थे सारे सब्जेक्ट में? सारा एनसीईआरटी। सारा एनसीईआरटी। हिंदी इंग्लिश में तो एक उसका टेक्स्ट बुक है, दिगंत भाग 2 हिंदी का, और इंग्लिश का रेनबो पार्ट 2, और बाकी ग्रामेटिकल पोर्शन है। फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ में एनसीईआरटी था। एनसीईआरटी। और आपके एग्जाम में 2 तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव। और दोनों के लिए एक अलग टाइप का स्ट्रेटजी बनाना होता है। कैमरा की तरफ थोड़ा देखिएगा, शर्माना नहीं है, बिल्कुल नहीं। तो ऑब्जेक्टिव के लिए तैयारी कैसे किए थे? ऑब्जेक्टिव मतलब सर पढ़ाते थे तो उसी से तैयारी हो जाता था। मतलब जाकर क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे, फिर घर पर तो बन जाता था आराम से। केवल पढ़ाते थे, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस। टीचर के क्लास नोट्स और उसके बाद अपना प्रैक्टिस ना एनसीईआरटी बुक से। यस। कोई गाइड वगैरह फॉलो किए थे आप? ब्रिलियंट का लिए थे। ब्रिलियंट का सब सब्जेक्ट का? मतलब एक ही में था सर। अच्छा, ब्रिलियंट में ऑब्जेक्टिव जो आता है उसी का? यस, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों था। अच्छा, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों का ब्रिलियंट का गाइड ये चैप्टर वाइज रहता है, उसमें चैप्टर वाइज दिया रहता है। ठीक। और सबसे बड़ा डर जो रहता है बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स का इंग्लिश से शुरू से, और इंग्लिश में इनका 96 प्लस है। और भी पहले स्टूडेंट्स मेरे इंस्टीट्यूट से लाए हैं 90 प्लस मार्क्स, लेकिन पहला ये स्टूडेंट है जिनका बैकग्राउंड पूरा बिहार बोर्ड रहा। तो वो तो क्लास में मैंने एक्सपीरियंस किया है, आप भी अपना एक्सपीरियंस बताइए ताकि जो बच्चे हैं आपके, जो जूनियर है, जो अपकमिंग बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, उनको डर ना हो। मतलब मुझे भी पहले इंग्लिश से डर लगता था 10th से पहले। जैसे मैं 11th में आया, फिर सर के पास ज्वाइन किया। मतलब बहुत ही आसान तरीका से बताते थे, एकदम जो बताते थे मतलब समझ में आ जाता था। लिटरेचर में, लिटरेचर ग्रामर दोनों सर। लिटरेचर ग्रामर दोनों। जो सर आसान भाषा था, नोट्स था सर, एकदम इजी नोट्स था। हाँ, आपके नोट्स और आपके पढ़ाने वाले टीचर का जो लैंग्वेज है एकदम इजी होना चाहिए ना, आपकी भाषा में होना चाहिए, यही कहना चाह रहे हैं आप? यस सर। और कुछ उसमें बताइएगा इससे इंग्लिश से बच्चों का डर भागे, क्या करे ज्यादा से ज्यादा वो लोग?
प्लीज कोई हार्ड सब्जेक्ट नहीं है, ग्रामर का प्रैक्टिस करते रहिए, बुक देखते रहिए, चैप्टर मतलब रिवीजन मतलब करते रहिए आप हमेशा, हाँ नहीं तो फिर पीछे से भूलते जाएंगे। हाँ, रिविजन करना मस्ट है। यस। जहाँ भी आप पढ़ रहे हो, जिस टीचर से पढ़ रहे हो, आप रिवीजन आपको करना ही पड़ेगा। कितना और समय देते थे हर सब्जेक्ट को रोज सेल्फ स्टडी में? 1.5-2 घंटे। 1.5 से 2 घंटा रोज, सब्जेक्ट वाइज था मतलब। सब्जेक्ट वाइज, यानी कि रोज का आपका सेल्फ स्टडी का टाइम बोले तो 6-7 घंटे। 6-7 घंटा का एवरेज इनका सेल्फ स्टडी का टाइम था, एग्जाम समय तक भी। यस। एग्जाम समय तक एक डर और कि बहुत लोगों को लगता है कि 12 घंटा, 14 घंटा, 18 घंटा पढ़ना पड़ेगा। आप अगर 6 से 7 घंटा एवरेज पढ़ रहे हैं, लेकिन शुरुआत से एवरेज जब आप पढ़ रहे हैं एग्जाम तक, तो आपका मार्क्स टॉप लेवल तक जा सकते हैं। कौन सा सब्जेक्ट टफ लगता था ज्यादा? कोई नहीं, थोड़ा फिजिक्स लगता था मतलब, थोड़ा फिजिक्स लगता था, डेरिवेशन रहता था उसमें, जो डेरिवेशन रहता था। तो फिजिक्स वगैरह में क्वेश्चन कैसे आते हैं? न्यूमेरिकल्स आते हैं, थ्योरी आते हैं? न्यूमेरिकल बहुत कम आते हैं, मतलब थ्योरी बेस्ड ज़्यादा रहता है। न्यूमेरिकल 5-6 था ऑब्जेक्टिव में। अच्छा, और उसका जो आपने आंसर लिखा, ऑब्जेक्टिव तो खैर सेलेक्ट करने वाला है, आंसर आपको चूज करना है। सब्जेक्टिव में जो आप आंसर लिखे, उसका लैंग्वेज क्या था? लैंग्वेज जो सर नोट्स पढ़ाए थे उसी से लिखे, और जितना आसान हो सकता था उससे डायग्राम जहाँ बनाना होगा वहाँ पर बनाए थे। हाँ, अच्छा, ये कहने का सेंस की क्लास नोट्स जो आपके टीचर लिखवा रहे हैं वही लैंग्वेज आपको लिखना है, और जितना आसान भाषा में आप लिख सकते हैं आंसर, अपने आंसर को ज़्यादा डिफिकल्ट लैंग्वेज देने का कोशिश नहीं कीजिए। एग्जामिनर को भी शायद वही पसंद आता होगा जो आंसर उनको अपनी भाषा में मिलता होगा। इस आंसर को पढ़ने में उनको आसानी लगता है, शायद मार्क्स वो ज़्यादा देते हैं। और फिजिक्स में क्या बोले, डायग्राम, जहाँ डायग्राम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए। मतलब जहाँ पूछा है क्वेश्चन, जहाँ डायग्राम मतलब जरूरी है बनाना, तो वहाँ जरूर बनाना होगा। जरूर बनाना होगा। और डायग्राम पेन से या पेंसिल से? पेंसिल से। पेंसिल से, डायग्राम पेंसिल से। और जो आप आंसर लिखे थे उसमें कहीं बुक का लैंग्वेज या गाइड का लैंग्वेज दिए थे या फिर नहीं सर, नोट्स का लैंग्वेज। नोट्स का लैंग्वेज, अपना नोट्स का लैंग्वेज। मैथ्स जो कि एक बड़ा सब्जेक्ट है, और बिहार बोर्ड के स्टूडेंट को मैथ्स में ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है, फिर भी एक आप उनको सलाह दे दीजिए कौन सा बुक से पढ़ें। एनसीईआरटी फॉलो कीजिए, और जितना ज़्यादा प्रैक्टिस हो सकता है क्वेश्चन का उतना करते रहिए। मैथ के लिए मैंने तो कोई रेफरेंस नहीं लिया था एनसीईआरटी के वक्त, सिर्फ उसी को 2-3 बार रिवीजन कर, उसी को 2-3 बार रिवीजन कीजिए। और टाइम मैनेजमेंट जो मैथ के एग्जाम में जो ज़्यादा प्रॉब्लम है स्टूडेंट को, वो थोड़ा सा बता दीजिए आप। टाइम मैनेजमेंट तो कोई वैसा दिक्कत होता नहीं है, मतलब जितना प्रैक्टिस रहेगा उतना मैनेजमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगा, पर प्रैक्टिस करते रहिए। और आपके 12 के मैथ्स में टॉपिक्स भी हैं कि कैलकुलस इतने मार्क्स का आता है। मैं पूरा टॉपिक्स तो नहीं रिकॉल कर पा रहा हूँ, और भी जो चैप्टर वाइज टॉपिक हैं, और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन शायद कैलकुलस से ही आता है। तो तैयारी में ये सब बातों का भी ध्यान रखना पड़ता होगा। हाँ, मतलब जिससे ज़्यादा रहे थोड़ा उस पर ज़्यादा ध्यान देते थे, उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़्यादा। आप लोग को मैथ से रिलेटेड कोई और डाउट? एनसीईआरटी बुक फॉलो करना है और उसको बार बार रिवीजन करना है। बार बार रिवीजन करने से जब एक ही क्वेश्चन 2 बार 3 बार बनाएंगे तो फिर टाइम मैनेजमेंट का इश्यू आपके पास नहीं होगा। एक अभी जो क्वेश्चन 2 मिनट में बना, शायद अगला बार उस क्वेश्चन को बनाएंगे तो 1.5 मिनट में बन जाए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री में, हिस्ट्री में तो सर का नोट्स काफ़ी था, जो सर पढ़ाते थे। हाँ, सर का नोट से ही आप केमिस्ट्री कंप्लीट पढ़ें, और उसमें अगर कुछ रिएक्शन वगैरह होता है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप बता सकते हैं, बताइए। रिएक्शन सर बताते थे, वहीं पर याद हो जाता था, मतलब सर इतना आसान तरीका से बताते थे। हाँ, उसमें कौन सा बुक, उसमें भी एनसीईआरटी बुक फॉलो किए? कोई रेफरेंस बुक? नहीं। अच्छा भैया, आप इंग्लिश पहले से पूरा स्ट्रॉन्ग था कि 10th का 9th 11th के बाद? इंग्लिश पहले से स्ट्रॉन्ग था या फिर 9th 10th के बाद? उनका ये पूछना है कब इंग्लिश 8th तक ठीक था, फिर उसके बाद बिहार बोर्ड में आया तो 9th 10th में थोड़ा
मतलब कम ध्यान दिया। मतलब बिहार मोड में इंग्लिश पूछता भी नहीं है 10th तक। उसके बाद 11th पर आया ध्यान दिया तो इंग्लिश फिर पूछता है, इंग्लिश का मार्क्स ऐड नहीं होता है परसेंटेज में आपका। उस पर हाँ। बच्चे ध्यान नहीं देते हैं। हाँ। और उसके बाद 11th 12th में फिर आपके पास ज्वाइन किए, वहाँ से पढ़े, फिर समझ में आने लगा। कोई डाउट हो तो पूछिए सेक्शन वाइज। ऐसे भी जब आपको मालूम है कि किसी भी सब्जेक्ट का जो वेटेज आपके रिजल्ट में नहीं होता है तो आप नहीं पढ़ते हैं। तो बिहार बोर्ड के बच्चे 10th तक उतना इंग्लिश को वैल्यू नहीं देते, जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि अगर इंग्लिश हम नहीं पढ़ेंगे तो 10th तक कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन पूरा लाइफ दिक्कत होगा। पूरा लाइफ आपको प्रॉब्लम कन्फ्रंट करना पड़ेगा। और जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट के लिए सबसे आसान सब्जेक्ट है हिंदी। यस। हाँ, उसका तैयारी के बारे में कुछ बता दीजिए। हिंदी मतलब शुरू से तो उसका तैयारी नहीं किया था, लास्ट में ही उसको इतना पढ़े कि मतलब आराम से हो गया। कोई हार्ड कोई टफ चीज नहीं थी। कब पढ़ना शुरू किए थे हिंदी? नवंबर में स्टार्ट। नवंबर में हिंदी, फरवरी में एग्जाम होता है और ये नवंबर में पढ़ना शुरू किए थे। और किताब उसमें भी उसका जो लैंग्वेज था वो बता दीजिए लोग। लैंग्वेज वही दिग्गत भाग तो जो बुक था। हाँ, ग्रामर आप ही से पढ़ते फिर। तो ग्रामर तो हम पढ़ाए तब तो मालूम है। जो निबंध वगैरह लिखा जाता है, जो व्याख्या लिखा जाता है हिंदी में, सारा अपने भाषा में लिखिए जितना आसान हो सकता है निबंध। निबंध हो, व्याख्या हो या प्रश्न उत्तर हो, जितना आसान भाषा में आप लिख सकते हैं उतना आसान भाषा में लिखिए। आगे का क्या प्लान है आपका? ये जेई देने का जेई, IIT जेई करना। यस। IIT जेई करना। आप लोग मन में कुछ और डाउट? हैंडराइटिंग मैटर करता है? हाँ, रिजल्ट में हैंडराइटिंग मैटर करता है कि नहीं? उतना मैटर नहीं करता है जितना सोच रहे हैं लड़के। जितना लोगों में डर है उतना मैटर नहीं करता। तो समझ में आना चाहिए। आपका हैंडराइटिंग लगभग सही हैंडराइटिंग था। यस सर। और कुछ? एक क्वेश्चन था कि ऐसे कि एक क्वेश्चन आधा पेज में लिखने के बाद जो थोड़ा सा पेज बचता है उसमें से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं, उसमें नहीं। मार्क्स लगता है। उधर मतलब मत लिखिए, उसमें प्लॉट उसके कर next दीजिए। page। हाँ, उसके नेक्स्ट पेज पर लिखिए। यहाँ पर नीचे पीटीओ लिखकर कर सकते हैं। नीचे पीटीओ PTO प्लीज टर्न ओवर। प्लीज टर्न ओवर लिखना जरूरी है। PTO। हाँ, फिर कभी कभी नहीं भी पलटता है, नहीं देखता है आगे तो। तो लिखना कम से कम। हाँ, देखिए, पहली बार हम शब्द सुने हैं। बहुत कुछ चीज़ है जो आप स्टूडेंट से सीखते हैं और हम भी सीखते हैं अपने स्टूडेंट लोग से भी। और ये आंसर राइटिंग में अगर आप कर रहे हैं, एक पेज पर एक क्वेश्चन का आंसर लिखे और कुछ उसका पार्ट बच गया तो उसमें दूसरा आंसर मत स्टार्ट कीजिए। थोड़ा सा बचा तो मत स्टार्ट कीजिए, वहाँ पर PTO लिख दीजिए। और PTO बोले तो प्लीज टर्न ओवर, यानी कि अगला पेज पर आप एग्जामिनर को से कह रहे हैं कि अगला पेज पर पढ़िए, मेरा अगला सवाल का जवाब अगले पेज पर है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। और कुछ एग्जाम से जुड़ा हुआ एक्सपीरियंस जो आप शेयर करना चाहेंगे अपने स्टूडेंट के लिए? ऐसे तो एग्जाम में बहुत डर लगता है, लेकिन फिर जैसे बीतते जाता है तो एकदम डर भागते जाता है। डर भागते जाए। थोड़ा शुरू में जो डर लगता एग्जाम का जो डर है, भय है, उसको कैसे खत्म किया जा सकता है? है। तो पढ़ाई एक तरीका है, जितना पढ़ें तो उतना। हाँ, पढ़ाई ही एक तरीका है। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज्यादा एग्जाम से डर आपका खत्म होगा। और कोई सवाल आप लोग मन? भैया, इससे पहले जैसे कि सर आपको सर बताए कि 2 साल से सर के पास यहाँ पढ़ रहे थे, तो उससे पहले आपका इंग्लिश कैसा? इंग्लिश ठीक ही था, मतलब उतना भी कमजोर नहीं था। उससे पहले आप इंग्लिश बोल लेते थे? उतना नहीं था। तो सबसे ज्यादा ग्रामर से क्वेश्चन लिखते या बुक से? ऑब्जेक्टिव में तो ग्रामर ज़्यादा है, मतलब वेटेज उसका ज़्यादा रहता है ऑब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में इंग्लिश ग्रामर का वेटेज ज्यादा रहता है इंग्लिश सब्जेक्ट में। हिंदी में दोनों इक्वल है। हिंदी में ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों इक्वल रहते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद आपको आदर्श जी।
और आपके आने वाले भविष्य के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। ना कोई सवाल हो आपके मन में तो कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, उसको हम लोग आंसर देने की कोशिश करेंगे ना। एग्जाम से डरिए नहीं, और एग्जाम से जो डर होता है, एग्जाम का जो डर होता है, उस डर को भगाने का एकमात्र तरीका, जैसा कि अभी आदर्श जी ने बताया, कि पढ़ाई, सिर्फ पढ़ाई। 6-7 घंटे के एवरेज पढ़ाई से शुरू से अंत तक, इसका मतलब कि 1 फरवरी से आने वाले फरवरी आपके एग्जाम तक मात्र 6-7 घंटे के एवरेज पढ़ाई। हालांकि ये तो मात्र होता नहीं है, 6-7 घंटा स्टडी अपने आप में बहुत अच्छा स्टडी है। कम भी पढ़िए, मतलब कंटिन्यूटी बनाकर रखिए। हाँ। रोज पढ़िए लगातार। कम भी पढ़िए लेकिन कंटिन्यूटी ब्रेक नहीं होने दीजिए, और उतना से आप टॉप लेवल का मार्क्स आपका आ सकता है, आप टॉपर भी बन सकते हैं। ध्यान रखिए, इधर उधर के बातों में ना आइए कि 12 घंटा 14 घंटा, ये सब फिजूल बातें हैं, बेकार की बातें हैं। स्टडी उतना ही होना चाहिए जितना ये माइंड आपका डाइजेस्ट कर ले। सब्जेक्ट के तैयारी के अलावा जो मैंने आदर्श जी से एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि 2 साल मेरे क्लास में रहे हैं 11th और 12th में, एक तो कि बहुत सिंप्लिसिटी इनके अंदर है, एकदम सादगी, जो कहते हैं ना प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग ना, उस विचारधारा पे चलते हैं। और सब्जेक्ट की तैयारी से बड़ी तैयारी इनका डिसिप्लिन है, इनके अंदर का अनुशासन, स्व अनुशासन। बहुत ही अपने पढ़ाई के अलावा बहुत ही कम चीज़ों में इंटरेस्ट रखना। वैसे क्रिकेट में इनको इंटरेस्ट ज़्यादा है। क्लास के बाद भी हम लोग का 15 मिनट 10 मिनट 20 मिनट कभी कभार डिस्कशन क्रिकेट का होता था। कभी कभार तो क्लास कहीं और इनका नहीं रहता था, तो 1-1 घंटा बैठ कर हम लोग डिस्कस करते थे। लेकिन उसमें भी इनकी भाषा का मर्यादा, इनका डिसिप्लिन, इनका स्व अनुशासन, इनका सादगी, जो मेरे को लगता है पर्सनली कि सब्जेक्ट के तैयारी से ज़्यादा उन सब चीज़ों ने इनको टॉपर बनाया। ये सब चीज़ का ध्यान जरूर रखिए। और मैं ये भी बता दूं कि मोबाइल का यूज़ इनका बहुत कम है। अगर मैं सच बोल रहा हूँ, इफ़ आई एम ट्रू, देन मोबाइल ये बहुत ही कम यूज़ करते हैं। ऑनलाइन आप कुछ पढ़े थे? थोड़ा बहुत पढ़ते थे। ऑनलाइन यूट्यूब से कुछ थोड़ा बहुत पढ़े थे। सब्जेक्ट कौन सब्जेक्ट में डाउट रहता था, जहाँ मतलब ऑनलाइन देख लेते थे कभी। हाँ, कभी कभार जब डाउट रहता था तो ही ये यूट्यूब वगैरह से देख लेते थे। इसलिए इस भ्रम में न रहिए कि ऑफलाइन सबका पढ़ाई नहीं होगा। पढ़ाई ऑफलाइन से ही होगा। किताब खोलिएगा तो उसमें केवल कंटेंट है, नोट्स खोलिएगा उसमें केवल कंटेंट है। मोबाइल में 1000 तरह की चीजें, 1000 तरह के डिस्ट्रैक्शन भरे पड़े। तो सब्जेक्ट की तैयारी के अलावा आपका अनुशासन, आपकी सादगी, मोबाइल से बहुत ही ज़्यादा डिस्टेंस आपको अच्छा मार्क्स दिलाएगा, आपको अच्छा करियर बनाएगा। धन्यवाद।